हाँ जी, सीए इंटर वाले बच्चों के लिए फिर से मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ कॉस्टिंग के पेपर के लिए। इस बार जो वीडियो होने वाली है वो है एमसीक्यू को लेके कि एमसीक्यू किस तरीके के इंस्टीट्यूट पूछ सकता है, कौन से ऐसे चैप्टर है जिसमें से एमसीक्यू बनने के ज्यादा चांसेस हैं, प्लस कहां से आएंगे एमसीक्यू। ऐसा देखा गया कि बच्चे सोच रहे थ्योरेटिकल ज्यादा आएगा, प्रैक्टिकल ज्यादा आएगा। स्टूडेंट को मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोल डाला था कि बताइए क्या करें, तो बच्चों ने कहा कि नहीं सर डालिए आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एमसीक्यू को लेकर एक छोटी सी वीडियो है, बहुत सुपर फास्ट रखने वाला हूं मैं इसको। आई होप आपकी तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी लगने वाली है। और कहां से आएंगे, शॉर्ट ट्रिक क्या है, कुछ एमसीक्यू के सॉल्यूशन भी मैं आपको दूंगा कि एमसीक्यू के सॉल्यूशन किस तरीके से जल्दी जल्दी करने हैं। एक मेरे पास इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट पेपर भी है, उस मॉक टेस्ट के स्टार्टिंग के केस बेस्ड एमसीक्यू कैसे आएंगे, छोटे एमसीक्यूज कैसे आएंगे, कौन से चैप्टर है जहां से एमसीक्यू बन सकते हैं, वो सारी चीजें भी मैं डिस्कस करूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हाँ जी, तो फटाफट से करते हैं एमसीक्यूज, बहुत सुपर फास्ट स्पीड से। ट्रिक टेक्निक सब बताऊंगा। मेरे पास जो इंस्टीट्यूट का पेपर है वो है आपका कौन सा, ग्रुप 2 का मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 2। अगर आपको ये पता ही है कैसे डाउनलोड वगैरह करते हैं, नहीं चाहिए तो मेरे नंबर से ले लेना आप इसे फटाफट से। मैं आता हूं अब इधर, बड़ी केस स्टडी किस तरीके से आएगी, उसमें किस तरीके के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, केस बेस्ड बना के कैसे पूछे जाएंगे। तो दो केस स्टडीज आपकी, जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है वो आपकी केस बेस्ड होके आएगी। इसका मतलब क्या है कि पूरी डिटेल दे रखी होगी और आपको सॉल्व करना होगा। और जो अगली छोटी केस स्टडीज आएंगी वो आपकी आएगी बिल्कुल शॉर्ट 2 से 3 मिनट के समय में आप उसे सॉल्व कर देंगे। बहुत ज्यादा जल्दबाजी मत करना। अब मैं आता हूं आपको ट्रिक टेक्निक कैसे बताऊं। जैसे मैं पहले एक दो छोटी केस स्टडी करा देता हूं, 2 नंबर की जो आने वाली है आपके वाले में एमसीक्यूज पूछे जाएंगे आपसे। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, व्हाट वुड बी द प्राइम कॉस्ट फ्रॉम द बिलो इन्फॉर्मेशन। इस पूरी इन्फॉर्मेशन में से आपको प्राइम कॉस्ट चाहिए, और प्राइम कॉस्ट का मतलब आपको पता ही होता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को अगर आप ऐड कर देते हैं तो प्राइम कॉस्ट बन जाता है। अब इस क्वेश्चन में मेरे काम की चीज कौन सी है, डायरेक्ट मटेरियल परचेज मेरे काम की चीज है, लेबर मेरे काम की चीज है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरे काम की चीज है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स मेरे काम की चीज नहीं है, और डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। जब भी परचेज और कंज्यूम्ड दोनों दिया हो तो आपको पता है हमारी जो मटेरियल कॉस्ट, जो कॉस्ट शीट होती है उसमें डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आता है, ना कि डायरेक्ट मटेरियल परचेज। तो हम क्या करेंगे, ये वाली चीज मेरे काम की नहीं है और ये वाली चीज मेरे काम की नहीं, तो मुझे क्या करना है, 45,000 प्लस 15,000 कितना हो गया आपका 60,000, और ये हो गया 67,500। तो 60 प्लस 67,500 कम्स टू 127,500। तो आंसर जो होगा वो होगा इसका बी आंसर। तो ऐसे जल्दी से होने वाले भी क्वेश्चन है, बस ध्यान रखना कुछ बच्चे इसमें गलती ना करने लगे और अननेसेसरी बैलेंसिंग फिगर करके कुछ गड़बड़ ना कर दें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन से चैप्टर से आया, ये आया आपको कॉस्ट शीट का। ठीक है, बड़े क्वेश्चन केस बेस्ड कैसे आने वाले हैं, इसके ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। ये जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं किस तरीके से सॉल्व होंगे, और क्या कुछ अलग प्रैक्टिस चाहिए एमसीक्यू के लिए। ये भी बहुत बड़ा मिथ है सबके मन में कि एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं की है। भाई एमसीक्यू प्रैक्टिस जैसी कोई चीज नहीं है। क्वेश्चन की लेंथ, क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल चेंज करते हैं और आपसे आंसर पूछ लेते हैं, बस बात खत्म। कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ प्रेजेंट नहीं करना। कई सारे बच्चे डाउट में आ जाते हैं कि सर आंसर शीट में से प्रेजेंट करके आऊं और उसका आंसर नंबर लेके आऊं। कुछ नहीं करना भाई, मार्क करना है आपको आंसर शीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ प्रोडक्ट पासिस थ्रू प्रोसेस 1, इनपुट मटेरियल यूज जो है वो 8,000 का हुआ है, नॉर्मल लॉस एंटिसिपेटेड 10% है, और रियलाइजेबल वैल्यू 5 रुपीज है, और 7,600 यूनिट्स वर एक्चुअली प्रोड्यूस एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। इफ द टोटल कॉस्ट इनकर अंडर प्रोसेस 1 जो है वो 40,000 है। अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल गेन और लॉस आपसे पूछा है, तो जल्दी से मैं बता देता हूं आपको कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मैं बोलूंगा कि भाई साहब ये बताओ आपने यूनिट्स इन कितनी की, जल्दी से यहीं पे सॉल्व कर देता हूं इसको। आप सबसे पहले मुझे बताएंगे कि यूनिट्स इन कितनी हुई, मतलब कितनी आपने यूनिट्स इन की, मतलब इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो यूनिट्स जो आपने इन की है वो की है 8,000, तो 8,000 यूनिट्स इन है, और आपने सोचा था कि इसमें से कुछ नॉर्मल लॉस हो जाएगा, एंटिसिपेट किया था 10% का। तो जो 8,000 का मैं 10% करूंगा दैट कम्स टू 800 यूनिट्स। तो आपने जो नॉर्मल आउटपुट, इसको जब मैं इक्वल करता हूं तो इसे बोलते हैं नॉर्मल आउटपुट। नॉर्मल आउटपुट जो आपने एंटिसिपेट की थी वो कितनी होनी चाहिए, दैट कम्स टू 7,200 यूनिट्स। अब क्वेश्चन से मैं पूछूंगा कि भाई साहब बताओ जरा उन्होंने बनाई कितनी। उन्होंने कहा हमने तो बना ली है 7,600। अब देखो, सोचा था मैंने कि 7,200 यूनिट्स बन जानी चाहिए, जबकि जब मैं कंपेयर करूंगा वर्सेस एक्चुअल आउटपुट से, तो एक्चुअल आउटपुट क्वेश्चन ने जो लिखी है वो है 7,600 यूनिट्स। तो इसका मतलब कितनी यूनिट्स मेरी ज्यादा बनी है या कम। तो 7,200 एंटिसिपेट की थी और 7,600 बन गई है, तो 400 यूनिट्स का मेरे पास हो गया है एबनॉर्मल गेन।
ठीक है। अब क्या मुझसे एबनॉर्मल गेन पूछी है या उसकी वैल्यू पूछी है, तो उन्होंने पूछा है देन द अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल गेन, और अगर लॉस आएगा तो ब्रैकेट से डिनोट हो रहा होगा। मैंने कहा अभी बता देता हूं, जब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपने कहा था खर्चा कितना हुआ है हमारा 40,000, तो अब आपको क्या करना है, आपको भी पता है क्या करना होता है, टोटल इनपुट की जो कॉस्ट है उसमें से नॉर्मल लॉस का जो अमाउंट है, जो सेल वैल्यू है, उसे माइनस करते हैं, डिवाइडेड बाय जो टोटल इनपुट है, और माइनस नॉर्मल लॉस की जो यूनिट्स है उससे डिवाइड करते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं। टोटल इनपुट्स में से नॉर्मल लॉस माइनस करना 7,200। आई होप इतना तो आपको पता ही होगा जब भी आप कल पेपर देने जा रहे हैं। अगर आप एक्चुअल से डिवाइड करोगे तो बड़ी प्रॉब्लम में आने वाले हो। तो 40,000 का एक्चुअल खर्चा हुआ था, 800 यूनिट्स हम सोच रहे थे खराब हो जाएगी नॉर्मल लॉस की, और कितने रुपए पे सोच रहे थे उसकी स्क्रैप वैल्यू, अगर क्वेश्चन में है तो रियलाइजेज ₹5। तो क्या करना है हमें, 800 मल्टीप्लाइड बाय 5 रुपीज से इसे मल्टीप्लाई करना है, और डिवाइड किससे करना है, डिवाइड हमें नॉर्मल आउटपुट से करना है, और नॉर्मल आउटपुट थी हमारी 7200 यूनिट्स। अब मुझे शायद कैलसी साथ में रखना चाहिए था। 40,000 में से अब 800 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आने वाला है, 800 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, तो 4,000, तो 36,000 यहां पर है, और डिवाइड मुझे करना है 7200 से। देखते हैं कितना आता है 7200 यूनिट से। कहीं भी प्रेजेंट करके दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं फोन से ही कैलकुलेट कर लेता हूं। 36,000 शायद मैं सोच रहा था लाइव ले लूं ताकि बच्चे कमेंट करके बता सके। बताना मुझे आगे आने वाले पेपर्स में अगर मुझे कुछ एमसीक्यू कराने हो तो क्या मैं लाइव लूं, और क्या आप लाइव आने के लिए रेडी रहोगे, मुझे जरा कमेंट बॉक्स में बताना कमेंट करके। तो ₹5 आ रहा है मेरे कैलकुलेटर पे, एक बार चेक कर लेता हूं। 5 रुपीज आ रहा है पर यूनिट। उन्होंने मुझसे बोला था कि अमाउंट बताना है, और मेरे पास यूनिट्स कितनी थी, 400। 400 को जब 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2,000 रुपए का एबनॉर्मल गेन आ रहा है, जो कि मुझे ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। आई होप बड़ा इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आता होगा, और बड़ा बेसिक था, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आते हैं पहले मैं 2 नंबर के करा रहा हूं, फिर आपको केस बेस कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट यूनिट कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट की डीलिंग इन गुड्स कैरेज। अब आपको पता होगा जब पैसेंजर को हम लेते हैं तो पैसेंजर के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा होता है, जैसे डिवाइड करते हैं दैट इज पैसेंजर किलोमीटर ट्रेवल्ड, और अगर गुड्स है तो नंबर ऑफ गुड्स जो है टन किलोमीटर, जो हम आपको भी पता है। तो उनका टोटल कॉस्ट को बेस्ट तरीका क्या है डिवाइड करने का, बताइए जरा हमें। तो गुड्स कैरेज के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉस्ट यूनिट आपको ढूंढनी है। तो मैंने कहा चलो अभी बता दो, क्या किलोमीटर ट्रेवल से कोई लेना देना है, नहीं। टन से लेना देना है, यस। किलोमीटर ट्रेवल से लेना देना है, हाँ। 10 किलोमीटर निकाल सकते थे हम। फिर उसके बाद नंबर ऑफ ड्राइवर से कोई लेना देना नहीं है, नंबर ऑफ ट्रक से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन ने खुद ही मुझे टन्स किलोमीटर कैरिड की इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो बाकी सारी इंफॉर्मेशन मेरे लिए हो जाती है इररिलेवेंट, और मुझे सिर्फ क्या करना है, कॉस्ट को 10 किलोमीटर से डिवाइड। तो कितना आसान क्वेश्चन है, और 2 मार्क्स के लिए बस आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपके लिए इररिलेवेंट है, जिसका आपको कुछ नहीं करना। तो 5,25,000 डिवाइडेड बाय 6,55,000, ये एब्सोल्यूट कॉस्ट तो 0.80 समथिंग आ रहा है, तो आंसर इसका होना चाहिए बी। आप मुझे एक बार इसके आंसर चेक करके बताएंगे, जितने भी आंसर मैंने इस वीडियो में लगाए हैं क्या वो मॉक टेस्ट पेपर की जो सीरीज नंबर 2 है उससे मैच कर रहे हैं, या मैं लास्ट में खुद ही मैच करा दूंगा अगर टाइम बचा तो। वीडियो में बहुत ही ज्यादा लंबी नहीं रखने वाला, आपको जो तैयारी करनी है फटाफट से करिए। कॉस्ट है, काफी सारे बच्चे कोशिश करते हैं कि इसमें एग्जामिशन लाएं। अब आता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, अगर नीचे वाले क्या सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, यस, आगे डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, तो अब मैं इससे ऊपर चलता हूं। नेक्स्ट आया क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी यूजिंग व्हाट एनालिसिस, यूजिंग एबीसी एनालिसिस। और आपको पता है एबीसी एनालिसिस सबसे सिंपल, एक बार को ओवरहेड्स ना आए, लेकिन आपके पेपर में एबीसी 210% आएगा, तो आप जरा एक बार चेक करिएगा। उन्होंने कहा प्रोडक्ट ए यूनिट्स जो बनाता है वो है 5,000, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स 100 है और 220 है, नंबर ऑफ डिलीवरी रिसीव्ड है 70 और 200 है। खर्चा ऑर्डरिंग कॉस्ट का है, जो कि किस पे बढ़ना चाहिए, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स पे। तो इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं 100 प्लस 220, तो दोनों प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर आ जाएंगे। और जब मैं इनको डिवाइड कर दूंगा 100 प्लस 220 320 आता है, कॉस्ट से डिवाइड कर दी, तो ऑन एन एवरेज प्राइस आएगा आपका कितना आएगा, 1250 पर ऑर्डर। ऐसे ही जब मैं करूंगा डिलीवरी कॉस्ट के साथ, तो नंबर ऑफ डिलीवरी से 70 प्लस 200 और इससे डिवाइड कर दूंगा 270 से, तो ये आ गया 500 रुपीज पर डिलीवरी। अब उन्होंने कहा कि आपको बताना है एबीसी एनालिसिस से प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी होगी, प्रोडक्ट ए की और प्रोडक्ट बी की। तो मैं कहूंगा प्रोडक्ट ए तुम्हारी अगर मैं टोटल कॉस्ट बताऊं तो पहले 100 को मल्टीप्लाई करूंगा 1250 से और फिर 70 को मल्टीप्लाई करूंगा 500 से। तो देखिए जरा ध्यान से, 100 ऑर्डर्स का मल्टीप्लाई होगा जो हमने रेट निकाला है, और फिर 70 डिलीवरीज का, क्योंकि ये प्रोडक्ट ए वर्टिकली इसकी दोनों की कॉस्ट बता दी। ऐसे ही प्रोडक्ट बी की 220 और 200 है, और उनके रेट्स रिस्पेक्टिव रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 220 ऑर्डर थे, यहाँ 200 ऑर्डर थे, और रेट वही रहेगा। पहले वाले का आंसर आ रहा है 160 और दूसरे वाले का आंसर आ रहा है 375। तो क्या हमारे पास ये ऑप्शन है? हमसे क्या पूछा है उन्होंने जी,
ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यही है, 160 और 375। आई होप अभी तक जो मैंने आप क्वेश्चन कराए बड़े ही बेसिक्स थे, आपको ये बड़े आसानी से आते होंगे। और मैं ऊपर चलने लगा तो मैं कहां तक आ गया, थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द अमाउंट ऑफ वेजेस अंडर होलसेल प्लान इज 420। उसके बाद टोटल टाइम अलाउड जो है 8 आवर्स है। मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कराया हुआ है बच्चों को, तो मैं कहां पे दिखा दूं आपको, कहां पे दिखा दूं, ये रहा, यहां पर मैंने सॉल्व कराया। बड़ा छोटा क्वेश्चन था, वैसे आपको यहीं पे समझा देता हूं अगर आप बोलो तो। क्वेश्चन ने कहा कि जो टाइम अलाउड है, टाइम अलाउड का मतलब स्टैंडर्ड आर है वो है 8 घंटे, ठीक है। गारंटीड रेट यानी कि जो स्टैंडर्ड रेट है आपको, जो वेज रेट है टाइम का, वो है 60 पर आवर, बहुत बढ़िया बात है। उन्होंने कहा टोटल टाइम कितना सेव किया है, टाइम सेव्ड निकाले। रिक्वायरमेंट पढ़ लेना, नालायक को पहले पता चले रिक्वायरमेंट पढ़ी नहीं और क्वेश्चन सॉल्व करने लगे। अब आते हैं मैं आगे। उनका गारंटीड वेज रेट होलसेल के अंदर 420, इसका मतलब आपने पहले बेसिक दिया होगा एक्चुअल आवर्स से मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड रेट का, प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड दिया होगा, मैंने ऑलरेडी किया हुआ। देखिए ये स्टैंडर्ड वगैरह इंफॉर्मेशन लिखी। होलसेल के अंदर आपने टोटल वेजेस निकाली 420 है, 60 जो है आपका रेट है, और एक्चुअल आवर्स मैंने माना है एक्स किसको, एक्चुअल आवर्स को, और फिर 8 आवर्स के आपके स्टैंडर्ड थे, माइनस करोगे एक्चुअल आवर्स से तो मल्टीप्लाई टाइम सेव्ड आ जाएगा, वेज रेट इंटू 50%। ये बोनस का रेट होता है किसके अंदर, होलसेल के अंदर। जब मैं इस एक इक्वेशन बन गई यहां बहुत सुंदर सी, जिन बच्चों की मैथ खराब है प्लीज इसको ध्यान से करिएगा। एक्स की वैल्यू आ गई 6 आवर्स। अब कई सारे बच्चे ऑप्शन में ढूंढेंगे और मेरे ख्याल से उस ऑप्शन में 6 आवर्स दिया भी होगा, और ये है जुमला। जुमला क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन देखना जरा ध्यान से, क्वेश्चन ने पूछा क्या था। कई सारे बच्चे ऐसे एमसीक्यू गलत करने वाले हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू ने पूछा, उसने कहा टाइम सेव्ड पूछा है, तो स्टैंडर्ड आवर्स मेरे कितने थे 8 घंटे, और मेरे एक्चुअल आवर्स कितने आए हैं, मेरे एक्चुअल आवर्स आए हैं 6 घंटे, तो 8 घंटे में से 6 घंटे घटाऊंगा तब 2 घंटे मेरा टाइम सेव्ड आएगा। और इंस्टीट्यूट जानबूझ के ऐसे ऑप्शन देता है, जबकि आंसर होगा आपका पॉइंट नंबर ए। आई होप यहां तक बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर है, कोई भी दिक्कत वाली बातें नहीं है। इन सारे एमसीक्यू से जो कि मैंने 3 तक कराया, फर्स्ट और सेकंड पूरा केस बेस्ड वाला है, अभी वो कराता हूं डिटेल में। इन सारे एमसीक्यू से हमें एक बात पता चलेगी, अगर हमने प्रैक्टिकल चैप्टर पढ़े हुए हैं तो एमसीक्यूज की अलग से कोई स्पेशल तैयारी नहीं करनी है आपको, बस ध्यान रखना है रिक्वायरमेंट क्या है, और ऑप्शन में आपको बहुत सारी चीजें गिवन। तो मेरे हिसाब से प्लस पॉइंट है आपके लिए। एमसीक्यूज में फ्री के मार्क्स होंगे आपके, बस आप हर एक इंफॉर्मेशन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो। नेक्स्ट आता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, वापस चल रहा हूं, उल्टा चल रहा हूं तो लाइन सही कर देते हैं। के लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरर है जो कि सिंगल प्रोडक्ट बनाता है 8000 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट। मैंने कहा यहां से तो कुछ समझ में नहीं आया ना, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन मुझसे बताओ क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। उन्होंने कहा आपने इंफॉर्मेशन से ये वेरिएंस रिपोर्ट बनानी है। जैसे ही पता चला वेरिएंस रिपोर्ट, आपको पता चल गया कि ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है जिसमें वेरिएंस निकालने हैं आपको। जिन भी बच्चों का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग छूटा हुआ है, अगर वो एग्जाम से पहले, वैसे तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको प्रिपेयर करना चाहिए, लेकिन आप फिर भी अगर एग्जाम से पहले प्रिपेयर करना चाहते हैं, मेरा वैसे सजेशन नहीं है, लेकिन अगर आपको डाउट्स है तो आप सारे लेक्चर मुझसे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके, अपना सीक्वेंस आपको पहले ही पता होगा, नेम आपका क्या नाम, आपका नाम क्या है, आपका स्टेट कौन सा है, और आपका क्या कोर्स है, सीए इंटर है, सीएमए है, क्या है, और उसके नीचे क्या नाम है, आप अपनी क्वेरी लिखिए कौन सा चैप्टर चाहिए, तो मैं आपको भेज दूंगा। आप अपने रिलेवेंट डाउट उस वाले लेक्चर से निकाल सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। आपको ये चीज़ कर सकता हूँ, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर किसी ने पढ़ नहीं रखा है तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लास्ट डे पे आप रात में एक नया चैप्टर पढ़े, तो बिल्कुल भी अवॉइड कर दीजिएगा। उनका वेरिएबल ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंस वगैरह तो मैंने समझ में आ गया भाई, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। किसी भी बड़े केस बेस्ड क्वेश्चन को आपको करने से पहले ये पता होना चाहिए कि वो कौन से चैप्टर का है। ए हैज बीन प्रोड्यूस्ड, उन्होंने कहा 8000 यूनिट्स प्रोडक्ट ए की हमने बनाई है, यानी कि एक्चुअल प्रोडक्शन है मंथ ऑफ मार्च का। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1,20,000 यूनिट्स बनाने का हमने सोचा था। मैंने कहा अच्छा जरा ध्यान से सुनना, अगर मैंने सोचा था 1,20,000 यूनिट्स हम पूरे साल में बना लेंगे, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में सोचा था ना ऐसा, तो एक बात बताओ जरा, फिर 12 महीने से डिवाइड कर दो तो एक महीने की प्रोडक्शन कितनी आनी चाहिए, तो एक महीने की प्रोडक्शन जो आनी चाहिए वो है 10,000 यूनिट्स। इन्फॉर्मेशन को बड़ा एनालाइज करना कैसे गिवन है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में पता चल गया था कि 8,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए जो है आपकी हैज बीन प्रोड्यूस्ड इन अ मंथ ऑफ मार्च। 1,20,000 और 8,000 इतने का डिफरेंस तो आ नहीं सकता, तो 1,20,000 है वो पूरे साल के लिए सोचा गया है। 8,000 आपकी अभी प्रोडक्शन हुई है, तो स्टैंडर्ड अभी हमारा 8,000 जो स्टैंडर्ड दिया है क्वेश्चन में वो 1,20,000 का है, तो मैं उसे पर मंथ बेसिस पे लगाऊंगा। तो मैंने उसे बोला कि मैंने कहा भाई साहब यूनिट्स जो बन जानी चाहिए थी वो तो 10,000 यूनिट्स थी, लेकिन बनी कितनी है 8,000 यूनिट्स। तो चांसेस है कि ऑलमोस्ट सारे जो वेरिएंसेस हैं आपके एडवर्स आएंगे, बाकी पॉजिटिव आगे तो चेक करेंगे एक बार। आगे चलते हैं। कॉस्ट डिपार्टमेंट जो है प्रोवाइड की है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, उनका फिक्स ओवरहेड भी है, वेरिएबल ओवरहेड भी है, सेमी वेरिएबल भी है। बच्चा यही चक्कर खा के गिर जाएगा कि हमने तो वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स ओवरहेड दो ही वेरिएंस पढ़े हैं, सेमी ओवरहेड में कौन से वेरिएंस आने लगे। तो चुन्नू बच्चे ध्यान से सुनो, सेमी वेरिएबल 60% जो है वो क्या है उसके फिक्स,
तो जब भी स्टैंडर्ड के फिक्स निकालोगे उसमें सेमी वेरिएबल का 60% ऑलरेडी ऐड कर देना, तो टोटल फिक्स हो जाएंगे। जब भी वेरिएबल के खर्चे निकालोगे तो पहले वेरिएबल का खर्चा निकला, जैसे 6 लाख है, और फिर 1,80,000 का उसमें कितने परसेंट ऐड कर देंगे, 40%। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व कराया हुआ है, एक बार आपको दिखा देता हूं। जैसे कि ये रहा क्वेश्चन, स्टैंडर्ड जब आप निकालेंगे तो 12 लाख के स्टैंडर्ड आपको ऑलरेडी गिवन है, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। ये रहा 12 लाख और प्लस कर देंगे 1,80,000 का 60%, 180 का 60%। तो टोटल जो स्टैंडर्ड के हमारे ओवरहेड्स हैं वो फिक्स इतने आ गए और वेरिएबल इतने आ गए। बिल्कुल सिंपल, कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। मैंने कहा अच्छा आगे चलता हूँ। उन्होंने कहा रिकॉर्ड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट शोज दैट कंपनी कुड हैव ऑपरेटेड, यहाँ इंग्लिश में दिक्कत आएगी बच्चे की, ध्यान रखना। हिंदी मीडियम वाले बच्चों जो 10 तक हिंदी मीडियम में पढ़े हैं मेरी तरह, ऑपरेटेड उन्होंने कहा 20 दिन तक काम कर सकते थे, बट फेस्टिवल की वजह से देयर वाज अ फेस्टिवल ड्यूरिंग द मंथ एंड एक्चुअल कॉस्ट जो है, ठीक है मंथ में भाई फेस्टिवल हो गया, बट देयर वाज अ फेस्टिवल। देखो आहा कितनी सुंदर बात बताई उन्होंने। बच्चा टेंशन रहेगा फेस्टिवल कितने दिन का था, भाई एक फेस्टिवल था एक दिन का। इसका मतलब जो एक्चुअल डेज है, देखो कितनी सुंदर तरीके से उन्होंने छुपाया है। एक्चुअल जो डेज है क्वेश्चन में जिसमें वर्क किया गया दैट इज 90 डेज, और हम इसमें कैलेंडर वेरिएंस निकालेंगे क्योंकि एक दिन काम नहीं हुआ है, ठीक है। फिर उनका एक्चुअल कॉस्ट डाटा ऐसे है 1,19,000, 48,000। मैंने कहा फिर से तुमने सेमी वेरिएबल कर दी, तो इसका भी क्या करना है, ये आपको 19,200 का 60% आपको फिक्स में ऐड कर देना है और 40% वेरिएबल में, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। यहां हमने एक्चुअल डाटा 1,19,000 जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, प्लस 60% प्लस 40% रिमेनिंग अमाउंट का हमने यहां पर कर दिया है। तो अभी तक मैंने क्वेश्चन को सिर्फ एनालाइज किया है, कुछ भी सॉल्यूशन नहीं किया है क्वेश्चन का। आगे चलते हैं। अब आपको बताना है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस मतलब समझ रहे हो कितना खर्चा होना चाहिए था और कितना खर्चा हुआ है, सीधा सीधा बता रहे हैं। मैंने कहा उससे पहले मैं एक बार इनका रिकवरी रेट तो निकाल लूं, क्योंकि मेरे पास स्टैंडर्ड ओवरहेड्स हैं, स्टैंडर्ड के हिसाब से कितनी यूनिट्स बन जानी चाहिए थी, अगर मैं उसे डिवाइड कर दूं तो मुझे पक्का पता चल जाएगा। तो मैंने कहा फिक्स ओवरहेड पे आता हूं पहले। फिक्स ओवरहेड कह रहा है कि पूरे साल में आपके 1,30,800 खर्चे हुए, जो कि मैंने आपको यहां पर दिखा दिया। ओवरहेड्स पूरे साल के दिए हैं स्टैंडर्ड, ध्यान रखना। तो इसलिए जब मैं डिवाइड करूंगा ना स्टैंडर्ड से, तो 1,20,000 से ही करूंगा, 10,000 से मत कर देना कभी। खर्चा 12 महीने का और जो यूनिट्स है वो आपने डिवाइड कर दे किससे, 10,000 यूनिट से, जो कि मंथ में। ध्यान रखना खर्चा भी सेम प्रोपोर्शन का होना चाहिए, उतने ही ड्यूरिंग का होना चाहिए, और यूनिट्स भी। तो जब हमने यहां से डिवाइड किया तो हमारा जो स्टैंडर्ड रेट, इसे रिकवरी रेट के नाम से भी आप जानते हैं, वो निकल के आया। ऐसे ही वेरिएबल ओवरहेड्स में जब हमने स्टैंडर्ड के खर्चे निकाले थे ऊपर, तो वो आए थे 6,72,000, और उसको भी हमने यूनिट से डिवाइड कर दिया है यहाँ पर 1,20,000 जो कि हमने सोचा था। तो 5.6 पर यूनिट यहाँ पर आंसर आया है। फिर मैं बोलूंगा स्टैंडर्ड के हिसाब से ओवरहेड्स होने कितने चाहिए थे। तो भाई अब देखो 8,000 यूनिट्स तुमने बनाई है, ये पहले वाली जो लाइन हम बनाते हैं, और 10.9 का इस पे रेट है, तो यानी कि फिक्स के हिसाब से स्टैंडर्ड इतना है, और वेरिएबल के हिसाब से अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूं, जिसे ओवरहेड्स बोलते हैं आप, सबसे पहला वाला जो आपका फिक्स ओवरहेड वन जो आप बनाते हो, जिस तरीके से टेबल बना के करते होगे, तो ये पहला वाला अमाउंट आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है हमें बताओ जरा इन्फॉर्मेशन। मैंने कहा पहले वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसने कहा वेरिएबल ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंस बता दो। और जब भी कॉस्ट वेरिएंस होता है इसका मतलब जो भी आप वेरिएबल VOH1 और VOH लास्ट इस तरीके से बनाते होगे, उसमें से आपको कितना खर्चा होना चाहिए था और कितना खर्चा रिकवर हुआ है वो सब पता चल जाएगा आपको। तो हमारे पॉसिबल ओवरहेड्स हमने क्वेश्चन में अभी निकाले थे। वेरिएबल ओवरहेड्स के पॉसिबल ओवरहेड्स 5.6 से, और यूनिट्स कितनी है, यूनिट्स है हमारी 8,000। तो मैं वेरिएबल ओवरहेड को जब मैं 8,000 से मल्टीप्लाई करता हूं 5.6 से, तो 44,800 आता है। मैंने कहा ये रहे 44,800। और क्या मैंने एक्चुअल ओवरहेड्स भी निकाले थे, यस, ये रहे 55,680। तो जब मैं इनको माइनस कर दूंगा तो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा 10,880, और एडवर्स आएगा क्योंकि होने वाला खर्चा और ये दूसरा वाला खर्चा है। तो हम आते हैं ऑप्शन में। क्या ये ऑप्शन हमारे पास है 10,880? 10,880, जी हाँ हमारे पास ऑप्शन है, और डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। आप भी एक बार अपने एमटीपी में आंसर चेक कर लीजिएगा, हालांकि मुझे अभी समय मिलेगा तो मैं पक्का चेक करूंगा क्योंकि मैं हूं सुपर फास्ट स्पीड में अभी। नेक्स्ट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस? वॉल्यूम वेरिएंस सुनो, वॉल्यूम वेरिएंस क्या करते थे आप, फिक्स ओवरहेड्स में जाते थे, और पहला वाला जो फिक्स ओवरहेड है और प्लस जो तीसरा वाला होता था, आपको पता होगा तीसरे वाले का मतलब क्या है, जो शॉर्ट चार्ट मैं आपको बनवा के कराता हूं जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, और ये तीसरा। जब मैं इसको माइनस करता हूं, वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम से आने वाला डिफरेंस। अब आप खुद ही बताओ वॉल्यूम से आने वाला डिफरेंस क्या है। आपको खर्चा 8,000 वाले के हिसाब से निकाला है, जबकि होना चाहिए किसके हिसाब से, 10,000 के हिसाब से। और रेट कौन सा रहेगा, स्टैंडर्ड वाला 10.9, तो इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। देखो दिखाता हूं अभी। फिक्स ओवरहेड 8,000 को 10.9 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस करोगे 12,000 इंटू 10.9 से, आपका आंसर आ जाएगा। तो 21,800 इसमें आंसर आना चाहिए। और क्या हमारे पास 21,800 ऑप्शन में है आंसर? यस, ये रहा 21,800। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, दिखाने के लिए डरा रहा है आपको, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है। आगे
व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या होता है, जो लास्ट में आपको माइनस करना होता है। तो मैंने कहा एक्सपेंडिचर वेरिएंस तो उससे भी आसान है, देखिए जरा फटाफट से। एक्सपेंडिचर वेरिएंस में क्या करना है आपको, कितना खर्चा होना चाहिए था, कितना खर्चा हुआ है। तो भाई साहब 1,30,800 सॉरी 1,13,08,000 का खर्चा आपका होना चाहिए था, जो 12 महीने से मैंने डिवाइड किया तो इसका मतलब एक महीने का आ जाएगा, और स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना है 1,30,500। तो जो हमारा आंसर आएगा फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का, ये बच्चों को इस पे थोड़ा डाउट। देखो भाई स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारा 1,30,800 का सॉरी 13,08,000 का खर्चा होना चाहिए था। अगर मैं एक महीने में से लाऊं तो 12 महीने से डिवाइड कर दूंगा, तो 12 महीने से जब मैंने इसे डिवाइड किया कहां चलेगा हम, ये रहा। तो इसका स्टैंडर्ड का खर्चा एक महीने का आ जाएगा फिक्स ओवरहेड्स का। अब मैं देखूंगा कि फिक्स ओवरहेड्स में एक्चुअल में खर्चा हुआ कितना है। तो मेरे पास फिक्स ओवरहेड में क्या एक्चुअल का खर्चा है, चेक करते हैं। 1,30,000 कहां गया, ये रहा। फिक्स ओवरहेड में एक्चुअल 1,30,520 है, तो इसका वेरिएंस मैंने निकाल दिया यहाँ पर। जिन बच्चों को ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया तो जो मैं टेबल बना के कराता हूँ आपको, टेबल बना के करिएगा, 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेबल वाली अप्रोच में यहाँ पर क्यों नहीं फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाना है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी बच्चे समझ जाए बिल्कुल सिंपल तरीके से। कैलेंडर वेरिएंस उससे भी आसान है, आपको भी पता है फिक्स ओवरहेड्स में निकाला जाता है। देखना पड़ेगा आपको, एक ही डे आएगा आपका नेगेटिव में। 1,09,000 कहां से आया, तो भाई स्टैंडर्ड के हिसाब से 1,09,000 ही आएगा, पूरे साल का जो खर्चा है उसे 12 महीने से डिवाइड करने के बाद। तो ये हम डिवाइड करेंगे इसको और मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 दिन का खर्चा है, एक दिन का वेरिएंस है, तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 5450। ये हम देखेंगे कि एमटीपी में कहां पर लिखा हुआ है, 5450 यहां पर आंसर लिखा हुआ है एडवर्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस ड्यूरिंग द मंथ। कॉस्ट का मतलब क्या है, पहले से लेके आखिरी। स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना होना चाहिए, एक्चुअल कितना हुआ है, तो बिल्कुल 2 मिनट का टाइम लगेगा इसमें। 87,200 का आंसर होना चाहिए था, ये हमने कहां निकाला था, 87,000 8,000 का खर्चा, इसका रेट 87,200, और एक्चुअल में कितना हुआ है, एक्चुअल आपको पता है कहां गया कहां गया कहां गया, एक्चुअल 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 ये रहा एक्चुअल, ये रहा एक्चुअल 31,500। हम किसकी बात कर रहे हैं, इसी की बात कर रहे हैं ना, यस 31,520। तो ये हमने माइनस कर दिया 43,320। कोई अमाउंट की अगर एरर हो तो आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा, 43,320 शायद आंसर है। तो एक बार अगर कोई अमाउंट ऊपर नीचे हो तो आप चेक कर लीजिएगा, बाकी मैं चेक करने के लिए अभी थोड़ा सा मूड में नहीं हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी करा दो। पहले मैं आता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन पे, इसके आंसर्स पहले मेरे पास पीडीएफ है, आप बोलोगे तो मैं चेक करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि हम आते हैं पहले उल्टी साइड से, क्या हमने आंसर निकाले हैं। तो पहला वाला आंसर आया था हमारा 0.801, क्या हमने यही निकाला था, यस मुझे अच्छी तरह याद है। प्राइम कॉस्ट का आंसर आया था हमारा 1,27,500, तो मैं इसी में चेक कर देता हूँ, आ जाओ जल्दी से, ये रहा 0.80। दूसरा आंसर आया हमारा किसका, सिक्स्थ का आंसर आया हमारा 2,000। तो भाई पहले हमें सिक्स्थ का आंसर दिखाओ। सिक्स्थ का आंसर आया हमारा 2,000, 10 किलोमीटर वाले का आंसर मैंने बता दिया। फिफ्थ का आंसर आया 1,27,500, तो क्या इसमें 1,27,500 है, यस। उसके बाद आया मैं थर्ड क्वेश्चन में, मेरा जो आंसर आया वो आया था 2 आवर्स, और फोर्थ क्वेश्चन में 1,60 और 3,75,500, क्या ये हमारा आया था, चेक करते हैं। 1,60 और 3,75,500, सी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में जो हमारा आंसर आना चाहिए था वो आना चाहिए 2 आवर्स, तो हमारा जो टाइम टेकन है और टाइम सेव्ड है वो 2 आवर्स वाला यहाँ पर आ गया है। और उसके बाद हम ओवरहेड्स चल रहे हैं, ये आप मैच कर लीजिएगा बड़े वाले क्वेश्चन के, कहोगे तो नंबर पे जो मैंने नंबर बताया उसमें व्हाट्सअप करके आप ले सकते हैं, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, मीटिंग ऑफ हेड्स यहाँ पर हुई है। 1 सेकंड का मुझे टाइम दीजिएगा, एक कॉल है इंपॉर्टेंट, लेना जरा। एक सेकंड बस, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉल है, 1 सेकंड के लिए बस मुझे टाइम दीजिए। कॉल आ रहे हैं उनके आपके नंबर पर, आपका वाला फ़ोन है, कॉल कर लो। हाँ ले लो, ये 2 मिनट रुक जाना, पूछ लो कहाँ पे, बंद करो। चलो क्रॉप कर दूंगा मैं, बताओ। अब पूछो ना कहाँ है, कहाँ से, टोटल मिला के 3 मिनट दे दो, खत्म कर रहा हूँ, बात कर लो लेकिन तब तक। चलो भाई, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस थी, खत्म हो गई है। Meeting of the heads of the department Arnav Limited has been called off to the review operating performance of the company in the last financial year. Head of the production department appraised that during the last year company का
appraised that during the last year the company could operate at 70% level but in the coming financial year 90% capacity level can be achieved. अब 90% की कैपेसिटी लेवल आपको अचीव करनी है तो रॉ मटेरियल भी उसके हिसाब से आएगा, लेबर भी ज्यादा लगेंगे तो वर्किंग कैपिटल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो उनका हाँ वर्किंग कैपिटल 100 करोड़ का लगेगा जो वर्किंग कैपिटल इनकर्ड होगा। हेड ऑफ द कंपनी डिपार्टमेंट ने प्रेजेंट की है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर कंपनी का पीवी रेशियो जो था वो 40% था। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है और ये ब्रेक इवन पॉइंट है, इतने करोड़ का आपको दिया गया है। अभी तक क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत वाली बातें नहीं है। आगे To the reply to the proposal of increasing the production capacity to 95%, the head of the finance department has informed that this could be achieved. अब तुम प्रोडक्शन लेवल बढ़ाना चाहते हो, सेल्स लेवल बढ़ाना चाहते हो तो क्या ऐसे ही अचीव हो जाएगा? आंसर इज नो। आपको सेलिंग प्राइस घटाना ही घटाना पड़ेगा, यही उन्होंने बोला है। इफ द सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट दोनों ही चीजें सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट 8% और 5% से रिड्यूस कर दी जाए। देखो पहला जो इंस्टेंस यहां पर मुझे लगता है जो बच्चे को क्या लगना चाहिए, लेट से उन्होंने सेलिंग प्राइस नहीं दिया तो मैं क्या करूंगा 100 रुपीज का सेलिंग प्राइस, अगर मैं सेलिंग प्राइस को घटा दूं 8% से तो न्यू सेलिंग प्राइस कितना आएगा 92 और वेरिएबल कॉस्ट कितने से घटाने के लिए बोला उन्होंने, उनका पीवी रेशियो कितना था हमारा 40%। और अगर पीवी रेशियो 40% है तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वेरिएबल कॉस्ट का वो कितना होना चाहिए, वो मेरा आंसर कंट्रीब्यूशन का 40% है, पीवी रेशियो का मतलब यही होता है। अब उनका 5% से मैं क्या घटानी वेरिएबल कॉस्ट। अब अगर मैं यहां से 5% घटा दूंगा ना तो इसका मतलब क्या है कि मैं बहुत जल्दी में हूं ना क्वेश्चन पढ़ूंगा मैं पहले। उन्होंने कहा सेलिंग प्राइस को भी वेरिएबल कॉस्ट को भी रिड्यूस कर दो 8% से और 5% से, किसका ऑफ सेल्स रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब सेल्स का माइनस करना है। अब मेरा दूसरा दिमाग क्या जाएगा, सेल्स तो मेरी 100 है, इसका माइनस करूं या इसका माइनस करूं। उन्होंने कहा नहीं वेरिएबल कॉस्ट जो हमारा 60% है उसे 5% आप माइनस कर दो, इसका मतलब आप 55% कर दो इसको। और जब आप इसे 55% कर दोगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका पीवी रेशियो है वो ऑलरेडी चेंज हो ही जाएगा क्योंकि सेलिंग प्राइस वगैरह चेंज हो रही है, तो वो हो जाएगा आपका 45%। आप दूसरी असम्पशन भी ले सकते हैं, बिल्कुल कोई बच्चा सोच सकता है बस कॉस्ट को माइनस मत कर देना, सेलिंग प्राइस में से माइनस होना है। मेरे हिसाब से बच्चा इससे भी माइनस कर सकता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए और उसका आंसर भी करेक्ट होना चाहिए। लेकिन इंस्टीट्यूट ने क्या अप्रोच फॉलो की होगी कि 55% माना होगा, अभी एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे हम आंसर को। तो इस हिसाब से जो भी इसकी रिमेनिंग कॉस्ट होगी वो आप यहां पर लिख लेना, इसका 55% निकाल के एक बार चेक कर लेना। लेकिन मुझे न्यू पीवी रेशियो जो है वो मिल गया है, न्यू पीवी रेशियो वुड बी 45%। कैसे आया ये अभी मैं अमाउंट में भी करके बताऊंगा। उसने कहा फिक्स कॉस्ट भी इंक्रीज होगी 20 करोड़ से, बट ड्यू टू इंक्रीज डेप्रिसिएशन ऑन एडिशनल एसेट्स कितने का आएगा, द एडिशनल कैपिटल विल बी अरेंज एट 15%। मैंने कहा अरे कैपिटल हमने कितना बोला था, कितना आएगा 100 करोड़ का, उसकी वजह से मेरे पास 15% का क्या आएगा इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट भी मेरा फिक्स कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया बात है। इन द कमिंग ईयर एडिशनल प्रॉफिट जो हमें चाहिए वो 10 करोड़ का चाहिए ओवर एंड अबाउट द लास्ट ईयर प्रॉफिट। तो पहले मुझे लास्ट ईयर का प्रॉफिट भी पता होना चाहिए। बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन है, मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से फंसाने वाला जो क्वेश्चन है वो मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से ही बनाया जा सकता है। और तो मुझे कोई चैप्टर लगता नहीं जिससे आपको फंसा सकते हैं, तो उसने यही MTB 2 से यहीं से क्वेश्चन दिया। मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्हाट विल बी द रिवाइज्ड सेल्स फॉर कमिंग ईयर। रिवाइज्ड सेल का मतलब डिजायर्ड सेल्स आपसे पूछिए। मैंने कहा क्वेश्चन को देखो यहीं पे मैंने सॉल्व कराया हुआ है आपको। कहाँ चले गए हम, ये रहा। मैंने कहा करंट बीईपी हमारी 200 करोड़ है और एमओएस जो है 50 करोड़ है। अगर मैं बीईपी प्लस एमओएस कर देता हूं तो टोटल सेल्स आ जाती है, तो टोटल सेल्स मेरा आ गया 250 करोड़। अब करंट ईयर के बारे में कुछ एनालिसिस करते हैं। उसने कहा करंट ईयर का जो फिक्स कॉस्ट है मुझे पता नहीं। मैंने कहा बीईपी पता है, पीवी रेशियो पता है, तो जो चीज पता होती है इसका फॉर्मूला लगा दो। यहां पर पता चल गया मुझे फिक्स कॉस्ट मेरी आ गई 80 करोड़। ये फिक्स कॉस्ट आगे जाके बढ़ने वाली है, क्वेश्चन ने पहले ही बता दिया मुझे, इनका मुझे पता है। इनका करंट ईयर का अगर मैं आपसे वेरिएबल कॉस्ट पूछूं तो मुझे पीवी रेशियो अगर 40% पता है तो सेल्स का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, पीवी रेशियो से या पीवी रेशियो से माइनस करने से। तो पीवी रेशियो से माइनस करते 60% से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये करंट ईयर की क्या आ गई आपकी वेरिएबल कॉस्ट। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने कहा करंट ईयर का प्रॉफिट भी बता दो। तो सेल्स मुझे पता है, वेरिएबल कॉस्ट 80 करोड़, फिक्स कॉस्ट 80 करोड़, वेरिएबल कॉस्ट 150 करोड़, दोनों को ऐड कर दूंगा तो 230 करोड़ और माइनस कर दूंगा तो ये मेरा प्रेजेंट प्रॉफिट है। और जब भी डिजायर्ड सेल्स निकालूंगा तो प्रेजेंट प्रॉफिट को कंसीडर करके प्लस उसके बाद आपको एडिशनल प्रॉफिट यहां पर बताया गया है। ठीक है, टारगेट प्रॉफिट कितना हो गया, तो करंट ईयर का प्रॉफिट 20 करोड़ है और उन्होंने कहा था 10 करोड़ से प्रॉफिट हम बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जो न्यू फिक्स कॉस्ट है उसमें परेशानी आएगी। तो उसने कहा 80 करोड़ तो आपके पहले से है, 20 करोड़ का डेप्रिसिएशन लगेगा, 15 करोड़ आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। 15 करोड़ कैसे आया, 100 करोड़ उसने बोला था वर्किंग कैपिटल लगेगा और अरेंज करेंगे बैंक से 15% इंटरेस्ट पे। तो टोटल मिला के जो मेरी न्यू फिक्स कॉस्ट हो गई है वो हो गई है 115 करोड़। अब चलो क्वेश्चन पे।
रिवाइज डिजायर्ड सेल्स निकालनी है मुझे, तो मैंने कहा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट टारगेट प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशो करते हैं। पीवी रेशो मेरा 45% आया था, मैंने आपको समझाया था भी कैसे आएगा, यहां पर भी मैंने इसकी वर्किंग करके दिखाई हुई है। 160 92 का 55% करेंगे और देन 45% आएगा। इसी तरीके से परसेंटेज में बताया था मैंने आपको, ये अमाउंट में आ रहा है। डायरेक्ट आंसर ये है कि ये इसका कितने परसेंट है, जो वेरिएबल कॉस्ट है उसने बोला था 55% कर देना, मतलब पहले 60% थी अब 5% से कम कर देना, ये बोला था उसने। थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा गलत जैसा साउंड कर रहा है, इंस्टीट्यूट ने गलत अजम्पशन ली है। बच्चा 60 में से 5% कर देगा तो मेरे हिसाब से वो भी सही करना चाहिए उनको। तो ये सॉल्यूशन में आपका पहला पार्ट आ गया, जो आंसर आना चाहिए वो आ गया आपका 322.22 करोड़। अब देखते हैं क्या इसका आंसर ये है। यस, पहला आंसर ये 322.22। नेक्स्ट उसने पूछा रिवाइज ब्रेक इवन पॉइंट बताओ। मैंने कहा जब फिक्स कॉस्ट बदल गई और आपका पीवी रेशो बदल गया तो क्या बीईपी भी बदल जाएगा। यस, तो दोबारा फॉर्मूला लगा, तो मैंने कहा रिवाइज फिक्स कॉस्ट कितनी है 115 करोड़, रिवाइज पीवी रेशो कितना है 45%, तो जो आंसर आएगा 255.55 करोड़। अमाउंट ऐसी दी है कि आप फंस जाएं, लेकिन आप फंसना मत, अपने जो कंसेप्ट है उन पे टिके रहना, ठीक है। 255.555 से, तो डी आंसर इसका ज्यादा सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या पूछा उसने, रिवाइज एमओएस। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यहां पर है, रिवाइज मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है। तो बीईपी की सेल्स पता चल गई है, टोटल सेल्स पता चल गई है, तो फिर क्या परेशानी है, तो आप रिवाइज निकाल सकते हैं। तो उनका रिवाइज एमओएस कैसे है, तो मेरे पास टोटल सेल्स है, मेरे पास बीईपी सेल्स है, अभी ऊपर निकाली है, ये रही रिवाइज सेल्स, दिस इज रिवाइज बीईपी, एंड इफ वी सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड वी वुड गेट न्यू एमओएस रेशियो। नेक्स्ट आया, उन्होंने क्या पूछा है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा, उसने कहा लास्ट ईयर का प्रॉफिट बताओ और करंट ईयर का प्रॉफिट बताओ। मैंने कहा ये तो चुन्नू सी बात है, देखो जरा ध्यान से, लास्ट ईयर का प्रॉफिट मैंने 20 करोड़ का सोचा था, अचीव कराया, और 10 करोड़ का इस बार एडिशनल सोच रहा हूं, तो इसका मतलब क्या, ये रहा 30 करोड़, ये रहा 20 करोड़। कोई भी और कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, और ना ही कैलकुलेशन आपको एमसीक्यू में दिखानी है। इसका आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या है, जरा पढ़ लेते हैं फटाफट से। आखिरी क्वेश्चन कह रहा है टोटल कॉस्ट फॉर द लास्ट ईयर एंड फॉर द कमिंग ईयर। मैंने कहा कैसी बातें कर रहे हो तुम, अभी सारे सॉल्यूशन मैंने निकाले हैं, ऊपर देखो टोटल कॉस्ट वगैरह के ये रहे, करंट ईयर का वेरिएबल कॉस्ट, करंट ईयर का फिक्स कॉस्ट, तो 80 प्लस 150 कितना हो जाता है 230 करोड़। यही मैंने लिखी थी करंट ईयर वाली 230 करोड़। अब ऑप्शन में ढूंढो क्या करंट ईयर में 230, देखो उन्होंने बोला ऑफ द लास्ट ईयर एंड कमिंग ईयर, तो ऊपर से 230 करोड़ दो ही ऑप्शन में है। मैंने कहा नई वाली चेक करता हूं, नई वाली कहां लिखी है मैंने, ये रहा। न्यू फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारी, न्यू फिक्स कॉस्ट है 115 करोड़। अच्छा, फिर न्यू वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालूंगा, तो भाई न्यू वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए मुझे नई सेल्स में से उसके पीवी रेशियो को माइनस कर दूंगा, अगर 55% निकाल दूंगा तो आ जाएगा। कहां निकाला है मैंने, ये देखिए, न्यू फिक्स कॉस्ट मुझे पता है, नई सेल्स मुझे पता है, नई सेल्स का 45% पीवी रेशियो, इसका मतलब 55% उसका वेरिएबल कॉस्ट होगा, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 292.22 करोड़। कैलकुलेशन वाला पार्ट बड़े क्वेश्चन का मैंने पहले ही करके रख लिया था ताकि आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। तो इसका आंसर जो होना चाहिए वो 29.22 करोड़ होना चाहिए। क्या ऐसा आंसर है, यस, ए आंसर ऐसा है 292.22 करोड़। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको एमसीक्यू से कोई अलग से बहुत घनघोर प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें प्रैक्टिकल है, क्वेश्चन है, फॉर्मेट बदलेगा, स्पीड चेक करनी है आपको, और क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन ढंग से पढ़नी है, कहां से कौन से चैप्टर से बड़ा क्वेश्चन एमसीक्यू बन सकता है वो आपने एक आइडिया ले लिया होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को अगर यहां तक देख ले तो वीडियो को लाइक और शेयर, कमेंट वगैरह जो चीजें बोलते हैं वो आप कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा क्या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, अगर नहीं किया तो फटाफट से कर लेना। आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए आपके लिए बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। जिन बच्चों के लिए सुपर 40 की वीडियो अभी नहीं देखी वो चेक कर लीजिएगा। कॉस्टिंग की सुपर 40 ऑलरेडी हमने डाली हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो उसे जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। कल मॉर्निंग में मैं आपसे मिलूंगा एक और टॉपर की आंसर शीट, जैसा कि मैं हर एक पेपर में करता हूं। आपके जस्ट एग्जाम से पहले मॉर्निंग में आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें एक टॉपर जिसके 80 या 90 प्लस आए होंगे उनकी आंसर शीट को एनालाइज करेंगे, किस तरीके से वो क्वेश्चन को प्रेजेंट करते हैं, ताकि हम भी उससे कुछ सीख सकें, और 3 घंटे में पेपर को कैसे टैकल करना है वो सारी चीजें आपको बताऊंगा कल। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।